15 अगस्त 2025 79th इंडिपेंडेंस डे हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। आजादी के 78 वर्ष बीत गए। इस दौरान भारत ने बहुत सारी चुनौतियां देखी और बहुत सारे अवसरों को अपने राष्ट्र हित में तब्दील किया। लेकिन वो 15 अगस्त 1947 में जब 190 वर्षों के अंग्रेजी राज के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली, तो वो भारत आर्थिक रूप से एकदम अधमरा हो चला था। देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी थी। राजनीतिक अपरिपक्वता थी, कोई अनुभव नहीं था। देश में अपनी धर्म, संस्कृति, इतिहास, विरासत के ऊपर संदेह पैदा कर दिया था अंग्रेजों ने, और एक ऐसे राष्ट्र के रूप में हमें तब्दील कर दिया था जहां से यह सफर बहुत मुश्किल होने वाला था। लेकिन हमने इसको सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां आज भी विद्यमान हैं, लेकिन आज भी जो भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन, जो देश की 90% समस्याएं हैं, ये अंग्रेजों के 190 वर्षों के शोषण का ही परिणाम है। और 190 वर्षों में कहा जाता है कि लगभग 35 मिलियन भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस ब्रिटानिया हुकूमत के शोषण के विरुद्ध लड़ाई में। और जब 15 अगस्त को अंग्रेजों ने देश का विभाजन किया, उस दौरान में दुनिया का सबसे बड़ा फोर्स्ड जो एक्सोडस है, मास एक्सोडस, व्यापक स्तर पे जो जनसंख्या का पलायन हुआ, लगभग 10 से 12 मिलियन, 1 से 1.25 करोड़ लोग या इससे अधिक भी आंकड़ा हो सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हुए। लगभग 10 से 20 लाख लोग हिंसा में मारे गए इस विभाजन में। और एक ऐसी स्थिति बनी जो विश्व इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। इतना रक्त रंजित बंटवारा दुनिया के इतिहास में किसी का नहीं था। और इसके बावजूद इस बंटवारे को अंजाम दिया गया 15 अगस्त 1947 को। तो ये सवाल उठता है कि 15 अगस्त 1947 को ही क्यों ये तारीख मुकर्रर की गई आजादी के लिए। इसी बात की हम पड़ताल करेंगे कि क्या ये कांग्रेस की डिमांड थी, मुस्लिम लीग की डिमांड थी, या अंग्रेजों के ऊपर उठने वाला कोई प्रेशर था, या अंग्रेज छोड़ के जाना चाहते थे भारत को। इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे हम अपने इस सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। तो हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त 1947 के पहले के कुछ घटनाक्रम को देखते हैं। अब अंग्रेजों के ऊपर जबरदस्त दबाव है, क्योंकि जब विश्व युद्ध शुरू हुए तो ब्रिटेन की जो हुकूमत है उसके ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा, और अब नई ताकतें उभरने लगी विश्व में। खास करके अमेरिका का उत्थान हो गया। अमेरिका से खूब सारा लोन लेता है ब्रिटेन। तो अगर सीधे सीधे देखा जाए तो इसमें भारतीयों ने भी बहुत अधिक प्राणों की आहुति दी। सीधे अगर बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो 1914 से 18 तक हुआ, इसमें लगभग 15 लाख भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया, और लगभग 74,000 भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया। 67,000 सैनिकों ने अपनी घायल अवस्था में जीवन व्यतीत किया, और कई लोग तो वॉर प्रिजनर बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध में भी वही हालत थी। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी फोर्स किसी तीसरे देश की तो सम्मिलित ही नहीं हुई थी। लगभग 25 मिलियन, लगभग 25 लाख, 2.5 मिलियन। तो इससे अंदाजा लगाइए कि उस युद्ध में भी 87,000 लोग भारत के जो सैनिक थे वो मारे गए, शहीद हुए, और 67,000 सैनिक तो वॉर प्रिजनर बन गए। 34,000 घायल हुए। वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत को एक व्यापक क्षति हुई और ब्रिटेन को भी क्षति हुई।
अब सवाल यह था कि इसी दौर में भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जबरदस्त तरीके से चल रहा था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, और वो कड़ी चलती जा रही थी, अशफाक उल्लाह खां, और वो सुभाष चंद्र बोस तक अंग्रेजों के ऊपर भारी दबाव था। तो भारत का क्रांतिकारी जो एक मूवमेंट था वो गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो और चाहे वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 का, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो 1942 का, लगातार अंग्रेजों के ऊपर दबाव बन रहे थे। भारत में आमतौर पे जनमानस ये मान चुका था कि ये ब्रिटानिया हुकूमत को हटाए बिना भारत का कल्याण नहीं होगा, और जबरदस्त एंगर था। खुद ब्रिटेन के अंदर में अलगाववादी ताकतें सर उठा रही थी। आयरलैंड, स्कॉटलैंड के स्वायत्तता के मसले उभर के सामने आ रहे थे। ऊपर से दो विश्व युद्धों का भार ब्रिटेन को तबाही के कगार पर ला चुका था, और भारत जैसे जो उपनिवेश थे वो तो बिल्कुल चूस लिए गए थे, एकदम दबाव के सरीखे हो रखे थे, बम के सरीखे। तो अब ब्रिटेन को चाहे जो भी वजह रही हो, भारत को छोड़ के जाना ही था। इसी बीच में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है, क्लेमेंट एटली की, और वो 20 फरवरी 1947 को ये डिक्लेयर कर देते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू गिव फ्रीडम टू इंडिया। अब ये सटीक समय है भारत को आजादी देने का, और वो तुरंत ही निर्णय लेना चाहते थे, क्योंकि अब वो ये मान चुके थे कि भारत को अपने नियंत्रण में रखना एक घाटे का सौदा है, नुकसान अधिक है, खर्च ज्यादा है और इनकम बिल्कुल नहीं होनी है। तो उन्होंने आनंद फानंद में मार्च में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को भारत भेजा और जाके कहा कि इसकी समीक्षा करो कि इस पार्टीशन को कैसे किया जाए, क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 में आ गया था। उसने कहा था कि देश का बंटवारा न किया जाए, एक संघीय व्यवस्था बनाई जाए। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में ही ये पास कर दिया था कि हम दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुस्लिम, एक साथ नहीं रह सकते। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का विचार बहुत पहले ही दे दिया था, 1933 के आसपास ही। 1930 में अल्लामा इकबाल, जो कभी लिखा करते थे कि हम बुलबुलें हैं इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा, वो अब बुलबुला फोड़ने लगे थे, और उन्होंने कहा कि अब हम दो कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती। तो ये विचार बहुत पहले से चला आ रहा था, जिसको जिन्ना ने हाथों हाथ कैच किया और एक मुहिम छोड़ दी कि अब हमें अलग ही चाहिए, एक अलग मुल्क चाहिए, मुस्लिमों का एक अलग मुल्क चाहिए, धर्म के नाम पे देश का बंटवारा चाहिए। तो कैबिनेट मिशन को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। अब ब्रिटिश सरकार तेजी में है, क्योंकि उसके ऊपर आंतरिक बाह्य हर तरीके के दबाव हैं, चाहे जो भी वजह रही हो, अब अंग्रेजों को छोड़ के जाना ही है देश को। तो उन्होंने तय किया कि इसको मामले को निपटाते हैं। मार्च में आता है लॉर्ड माउंटबेटन, और वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान लेके आता है, जिसमें पार्टीशन की पूरी योजना है, विभाजन की। और ये प्लान वो भेजता है क्लेमेंट एटली सरकार को ब्रिटेन में, और ब्रिटेन की संसद में एक बिल पास किया जाता है 18 जुलाई को 1947, और वहां पे स्पष्ट रूप से यह कहा जाता है कि अब भारत को विभाजन दे दिया जाएगा। हालांकि फरवरी में ही क्लेमेंट एटली ने कह दिया था कि जून 1948 से पहले ही हम भारत को आजादी दे देंगे, लेकिन इतनी आनंद फानंद में काम हो रहा है कि अब लग रहा है कि आजादी बहुत जल्दी मिलने वाली है। इसी बीच में जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो जाता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन के सामने यह सवाल है कि किस समय देश को आजाद किया जाए या इस मुल्क को बंटवारा किया जाए, क्योंकि बंटवारा भी होगा आजादी के साथ। मुस्लिम लीग इसलिए मानेगी क्योंकि उसने ये अपने देश का हिस्सा छीना है। कांग्रेस इसलिए मानेगी क्योंकि उसको आजादी लेनी है। दोनों व्यग्र हैं, दोनों उत्साहित हैं, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेहरू हो, पटेल जी हो, चाहे जिन्ना हो। गांधी जी आजादी का विरोध कर रहे थे, इसलिए वो आजादी के बाद भी नुआखाली में दंगों को एक तरीके से रुकवाने में लगे हुए थे। तो अब लॉर्ड माउंटबेटन के सामने एक सवाल है कि किस दिन, वो कौन सी तिथि मुकर्रर की जाए जिस दिन इस देश का पार्टीशन किया जाए। ये सब कुछ उसे अथॉरिटी ब्रिटेन की संसद दे देती है, और वो दिन निर्धारित करता है 15 अगस्त 1947। अब ये खास तिथि क्यों है? क्योंकि इसको भी अंग्रेजों ने धूर्तता, अपनी बदमाशी, अपनी चालबाजी
का परिचय देते हुए जानबूझ के इस 15 अगस्त को चुना। खुद फ्रीडम एट मिडनाइट में लॉर्ड माउंटबेटन यह मानता है कि मैंने यह तिथि इसलिए चुनी क्योंकि मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो अगस्त में या तो सितंबर में मैं इस पार्टीशन या आजादी को एक्सेप्ट करूं, क्योंकि आई एम द पर्सनालिटी हु इज बिहाइंड द एंटायर अफेयर। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे हूं। वो ऐसा करना चाहता था। और क्योंकि 2 सितंबर को जापान ने ऑफिशियली सरेंडर किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में साइन किया था, इसके पहले 15 अगस्त 1945 को वो सरेंडर कर चुका था ब्रिटिश कमांडर मैकार्थर के सामने। तो एक तरीके से ये दूसरी एनिवर्सरी थी अंग्रेजों के विजय दिवस के रूप में, विक्ट्री डे के रूप में। तो ये सब कुछ कैलकुलेटेड था, वेल डिजाइन था, कोई भी अनायास नहीं था। 15 अगस्त को खुद लॉर्ड माउंटबेटन मानता है कि मैंने इसको विक्ट्री डे के रूप में एक्सेप्ट किया, भले ही कोई माने ना माने। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में स्पष्ट रूप से वो ये मानता है कि मैं ही सर्वे सर्वा बनना चाहता था और ब्रिटेन की साम्राज्य के लिए, ब्रिटानिया हुकूमत के लिए मैं इसको एक विक्ट्री डे के रूप में दिखाना चाहता था। और इसलिए मैंने वो 15 अगस्त की तारीख चुनी क्योंकि वो दूसरी एनिवर्सरी थी जापान के सरेंडर की। और इस तरीके से सबने एक्सेप्ट कर लिया कि यही तारीख मुकर्रर की जाती है। विभाजन हुआ 15 अगस्त को, लेकिन 14 अगस्त को ही कार्यक्रम आयोजित हो गया पाकिस्तान में। और उस दिन जिन्ना ने वहां भी अटेंड किया और 15 अगस्त को भारत में भी अटेंड किया। वो दोनों जगह क्रूशियल बनना चाहता था, मुख्य व्यक्ति बनना चाहता था इस पूरे विभाजन का। और कुछ ऐसी भी बातें आती हैं कि नेहरू जी से ज्योतिषियों ने कहा कि भाई आप 15 अगस्त को दिन में ये कार्यक्रम मत करिए, आप ये कार्यक्रम करिए कब, इसको आप करिए रात में 12 बजे के बाद। और रात में 12 बजे के बाद आप करेंगे तो ये ज्यादा शुभ मुहूर्त होगा। इसलिए उन्होंने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का ऐतिहासिक भाषण दिया जो कई भाषाओं में अनुवादित हुआ, ट्रांसलेटेड हुआ, और ये एक ऐतिहासिक घटना थी। तो 15 अगस्त के रूप में जो 15 अगस्त का दिन मुकर्रर हुआ इतिहास में भारत की आजादी के लिए, वो भी एक औपनिवेशिक प्रतीक के रूप में है, अंग्रेजों की चालबाजी और धूर्तता के प्रतीक के रूप में है, क्योंकि उन्होंने इस दिन अपनी विक्ट्री डे को मनाने के लिए भारत के 15 अगस्त को उन्होंने चुना आजादी के लिए। अब आप बताइए, जिस समय दंगों में लाखों लोग मारे जा रहे हों, भारत को आपने बीमार, लाचार, हताश, भुखमरी के कगार पर राजनीतिक रूप से अपरिपक्व अवस्था में छोड़ा हो, एक विभाजित, एक दुर्गम रास्ते के ऊपर आपने छोड़ दिया हो भारत के भविष्य को, उस दिन भी आप 15 अगस्त को मुकर्रर करते हैं जिससे कि आप उस आजादी के दिन को अपने विजय दिवस के रूप में मना सके। तो ये थी अंग्रेजों की चाल, ये थी धूर्तता। गांधी जी ने तो बाइकॉट ही कर दिया। तो आज देखिए कि हम भले अब उस डेट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं 15 अगस्त को, लेकिन हमने आगे चल के उस कॉलोनियल विरासत को भी बहुत हद तक चेंज करने की कोशिश नहीं की। वही सिविल सर्विसेज को हमने अडॉप्ट कर लिया, वही पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्यायपालिका व्यवस्था, पूरी लमसम व्यवस्था वही चलती रही, खाली भारतीय नाम दे दिया गया। यहां तक कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स के नाम भी अंग्रेज अधिकारियों के नाम पे आज भी बने हुए हैं, मोहल्लों के नाम तक आज भी बने हुए हैं अंग्रेज अधिकारियों के नाम पे। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस कोलोनियलिज्म के खिलाफ, इस इंपेरियलिज्म के खिलाफ, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ, हमने उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम का यूज करके हमने कॉलोनी लिख दिया। भगत सिंह कॉलोनी, तिलक कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी। कितनी हास्यास्पद बात है कि जिस उपनिवेशवाद का विरोध करते हुए भारत के वीर सपूत शहीद हुए, हमने उन्हीं के नाम पे कॉलोनी स्थापित कर ली। तो ये बड़ा ही राष्ट्रीय शर्म का विषय है, लेकिन हम इसको सुधार सकते हैं। हम एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं जिसकी कल्पना आजादी के वीर सपूतों ने की थी। अगर हम ये कल्पना करने में सफल हुए तो हम उस आजादी को वास्तव रूप से रियलाइज कर पाएंगे, वास्तव रूप से उसको पा पाएंगे। आपको क्या लगता है कि इन प्रतीकों को बदलना जरूरी है? अगर इन प्रतीकों को बदलना जरूरी है तो हमें बदलना चाहिए। अगर पहले नहीं हुआ तो आज बदलना चाहिए, क्योंकि आज ही तय करेगा कि भविष्य क्या होगा। तो इसलिए
ये जो दिवस है वो भी कहीं ना कहीं कोलोनियलिज्म का प्रतीक है, लेकिन उसी समय यह राष्ट्रीय गर्व का भी प्रतीक है। तो हमें तय करना है कि हमें उस कोलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद या उस गुलामी की विरासत को आगे बढ़ाना है कि हमें कुछ नए प्रतीक गढ़ने हैं स्वतंत्रता वाले, वो हमें तय करना है। तो आप बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं? हमें इन प्रतीकों को चेंज करना चाहिए, हमें उन कॉलोनी के नाम चेंज करके कुछ भारतीयकरण करना चाहिए, कुछ अपने तरीके के नाम रखने चाहिए, देश को उस विकास के स्तर पर ले जाना चाहिए जहां देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश पे गर्व हो और एक ऐसा राष्ट्र बनाए जिसकी सब लोग कल्पना करते हैं, जहां सबको आजादी मिले, हर एक चीज से, गरीबी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से एक अच्छा जीवन स्तर आ पाए। तब जाके हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसकी सार्थकता होगी, आजादी के वीर सपूतों के शहीद जीवन की सार्थकता होगी। अन्यथा केवल ये एक सेरेमनी, सेलिब्रेशन बना रहेगा और कुछ नहीं। बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसा लगा सेशन। इसमें कुछ हमने मुद्दों की बात की, किस तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी गई और क्यों 15 अगस्त को ही चुना गया वो दिन। बाद में उसी लॉर्ड माउंटबेटन को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी मार भी देती है। तो एक बात याद रखिएगा कि एक राष्ट्र कैसा होगा वहां के नागरिक ही तय करते हैं और नागरिकों के ऊपर ही सरकारें कार्य करती हैं। अगर नागरिक जाति में, धर्म में, क्षेत्र में ऐसे विभाजित रहेगा, अगर वो धर्म के नाम पे दंगे करेगा, तो हम अंग्रेजों की डिजाइन को ही तो फॉलो करेंगे। ये दंगे भी तो अंग्रेजों ने ही शुरू करवाए और किसी ने नहीं करवाए। हिंदू मुस्लिम एकता ही 1857 की क्रांति का मूल था और अंग्रेजों ने इसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए दंगों की सिफारिश की। उन्होंने इतिहास नए सिरे से लिखवाया। उन्होंने कहा कि प्राचीन इतिहास हिंदुओं का, मिडवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास मुस्लिमों का, और देखो जी ये दोनों, जो मध्यकाल है वो अंधकार युग है और जो प्राचीन काल है वो हिंदुओं का स्वर्ण युग है। और देखो हम आधुनिक युग में आ गए, तुमको नई चीजें सिखाने आ गए, आधुनिक बनाने आ गए। हमारी जिम्मेदारी है तुमको सभ्य बनाना, सिविलाइज्ड बनाना। तो अगर हम आज भी इन मुद्दों के ऊपर लड़ते रहेंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि उस मुगल, उस सल्तनत का ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ उस युग में। ये पैसे को विदेशों में नहीं ले जाया गया, देश की अस्मिता को खंडित नहीं किया गया, वो अंग्रेजों ने किया। आज भारत में 90% समस्याएं अकबर ने नहीं क्रिएट की हैं और ना अलाउद्दीन खिलजी ने की हैं। इस देश की 90% समस्याएं अंग्रेजों के 190 वर्षों के शोषण का परिणाम है और ये नहीं सुधरेगा जब तक कि हम इस राजनीतिक वोट बैंक पॉलिटिक्स में उलझे रहेंगे। तो अपने विचार रखिएगा जरूर। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब तो हमें सुधर जाना चाहिए, इतिहास को इतिहास जैसा पढ़ना चाहिए, न कि सेट डिजाइन के आधार पर अंग्रेजों की ही नीतियों को लागू करना चाहिए। नहीं तो फिर भारत विभाजित होगा, खंडित होगा और इसका फायदा कोई तीसरा, चौथा, पांचवा उठाएगा। तो जिस अखंड भारत की हम कल्पना करते हैं, सर्वशक्तिशाली भारत की कल्पना करते हैं, वो केवल कल्पना ही रह जाएगी। तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं इसी तरीके की एक सेशन में अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।